Hello everyone, welcome to CUG Times and a very good morning to all of you. Today is 5th of September. It is also Teachers Day today and this is today's Indian Express explained page. इस पर आपके ना सिर्फ छोटे छोटे 2 से 3 ही आर्टिकल जो हैं वो इम्पोर्टेंट है. छोटे छोटे आर्टिकल्स आए हैं आज जिसमें बहुत थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. तो आज का सेशन थोड़ा सा लकीली छोटा रहेगा. वैसे भी आई ट्राई कि सेशन थोड़े छोटे रहेंगे, आप जल्दी से उसको जो भी इस पेज पर इम्पॉर्टेंट आया है वो हम रिवाइज कर सके. बिकॉज एज फार एज आई नो एक्सप्लेन्ड पेजेस न्यूज़पेपर का आपका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट पेज होता है. उसके अलावा जो भी एडिटोरियल्स आते हैं मोस्टली द यूपीएससी एस्पिरेंट रीड इट फ्रॉम द हिंदू एंड इवन इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी. सो इस पे होती है ऐसी बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन जो आप जान सको कि व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड you in political scenarios, in economic scenarios, or as well as the environment, the society. So all of that is compiled on this page only. तो जो भी कल परसों में हुआ है वो आपको 1-2 दिन में इस पेज पर देखने को मिल जाता है. वो भी पूरा उसका हिस्ट्री से लेके और अभी जो उसका वे फॉरवर्ड है कि हम किस तरीके से, कुछ दिक्कत है उसकी हिस्ट्री क्या थी, अभी क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियोज क्या हैं एंड व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, क्या इसका जो है आउटकम हो सकता है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो ये पेज की खासियत सबसे अच्छी यही है कि ये उसको उस तरीके से सॉल्व करता है. चलिए आज का न्यूज़पेपर स्टार्ट करते हैं. पहला जो हमारा आर्टिकल है विच इज़ this word means. So this word means is around this G20 work stream, that how the G20 functions. So we all know that G20 is going to take place in India on 9th and 10th of September में हमारे यहाँ G20 summit होने जा रहा है. लास्ट हमारे यहाँ 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे. उसके बाद ये लगभग आफ्टर 13 ईयर्स ये कोई इतना बड़ा इंटरनेशनल लेवल का समिट होने जा रहा है. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि G20 कंप्राइज ऑफ 20 पावरफुल इकोनॉमीज, द डेवलप्ड नेशंस ऑफ द होल वर्ल्ड. दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट और इतने ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स जो हैं लिए जा रहे हैं. अब हाउ इट वर्क्स जो है इसमें दिया गया है कि the G20 works on their two tracks, the official Sherpa track and the finance track. Okay, so one thing here which is important for all of you, that when G20 started na, it started as a meeting of finance ministers only. ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग की तरह स्टार्ट होता. बाद में जो है इसमें हेड ऑफ द स्टेट भी जो है जुड़ गए थे. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है. और ये किस तरीके से फंक्शन करता है, 2 तरीके से करता है ये. एक हमारा शेरपा ट्रैक है और एक है हमारा फाइनेंस ट्रैक. और इसके अलावा अब ये दोनों हो गए हमारे ऑफिशियल ट्रैक. ठीक है, जो ऑफिशियल्स होते हैं. एक हमारे इसमें अनऑफिशियल, क्योंकि अनऑफिशियल भी बहुत सारी चीज़ होती है. उसमें होते हैं हमारे अनऑफिशियल इंगेजमेंट ग्रुप, फॉर एग्जांपल द सिविल सोसाइटी मेंबर. तो ये 3 चीज़ हैं जैसे ये हमारा फंक्शन करता है. तो आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर हुआ है. बिकॉज ये सारी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है छोटी छोटी कि भाई किस तरीके से G20, और स्पेसिफिकली जब वो कोई इतना बड़ा इवेंट इंडिया में हो रहा है तो हमारे लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट बन जाता है. उसकी वर्किंग भी जानना है ना, और उसका जो है क्वेश्चंस भी वहाँ से बन सकते हैं, किसी भी एग्जाम में बन सकते हैं कि G20 3 तरीके से फंक्शन करता है. 2 ऑफिशियल, शेरपा, फाइनेंस, और तीसरा जो है इंडिविजुअल इंगेजमेंट ग्रुप. सो अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो हमने अभी ब्रीफ ओवरव्यू देखा, ये स्ट्रक्चर होते क्या क्या है. इफ़ वी टॉक अबाउट द G20 स्ट्रक्चर, 3 मेजर ट्रैक में करता है. 2 ऑफिशियल हैं, एक अनऑफिशियल है, वो हमने देख लिया. ऑफिशियल कौन कौन से, शेरपा और फाइनेंस, द FS इज ऑफिशियल, एंड देन देयर आर दीज इंगेजमेंट ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल दिस सिविल सोसाइटी और एनी अदर ग्रुप. तो ये हमारे क्या होते हैं, अनऑफिशियल होते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फाइनेंस ट्रैक, देखो नाम से पता चल जाता है कि फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स होंगे यहाँ पे. तो इट इज़ हेडेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स. तो इन्हें हेड कौन करता है, ऑफकोर्स हमारे फाइनेंस मिनिस्टर करेंगे, और जो हमारे सेंट्रल बैंक, हमारा सेंट्रल बैंक कौन सा है, RBI. तो उनके जो गवर्नर हैं हमारे, वो इस मीटिंग को हेड करते हैं. एंड दे यूजुअली मीट 4 times a year. So you know they can ask you these questions, the difference between the finance track and the Sherpa track, क्योंकि इसमें ही आपकी जो है मेजर इन्फॉर्मेशन दी गई. तो फाइनेंस जो ट्रैक है उसको हेड करते हैं हमारे, अब फॉर एग्जांपल आप ये याद रख सकते हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, बट दे कैन गिव यू दिस हेड ऑफ द सेंट्रल बैंक. तो यस, जो हमारे सेंट्रल बैंक गवर्नर होते हैं वो भी इसको जो है
हेड करते हैं एंड दे यूजुअली मीट 4 टाइम्स अ ईयर। और 2 मीटिंग्स, अब उसमें से क्योंकि 4 टाइम्स मिल रहे हैं तो 2 मीटिंग जो होती हैं उसमें से एक IMF जो हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और दूसरा है हमारा वर्ल्ड बैंक, उनके साइडलाइंस पर होती हैं, ठीक है, उनकी तरह कंडक्ट की जाती हैं। तो एक होती है वर्ल्ड बैंक पे, दूसरी होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पे। अभी किस किस चीज़ पे करेगा भाई, जो हमारी फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी इश्यूज होते हैं उन पे करते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी क्या चल रहा है, ठीक है, US डॉलर का रेट बढ़ने से, फेड इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने से हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये सारे जो ग्लोबल इश्यूज होते हैं उनके बारे में देखती है। ग्लोबल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा जो फाइनेंशियल रेगुलेशंस है उनके बारे में, फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, जो डिजिटल पेमेंट्स हमारे आजकल चल रही हैं ये सब, जो पुअर वल्नरेबल सेक्शन है उनके भी बैंक अकाउंट्स होने चाहिए, सबको भाई ये फाइनेंशियल इंक्लूजन मिलना चाहिए। इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर किस तरीके से, और इंटरनेशनल टैक्सेशन किस तरीके से है, तो ये सब जो काम है हमारे ये देखता है फाइनेंस ट्रैक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द शेरपा ट्रैक, अगर शेरपा ट्रैक की हम बात कर रहे हैं तो ये शेरपा ट्रैक कब स्टैब्लिश किया गया था? शेरपा ट्रैक वाज स्टैब्लिश्ड आफ्टर द फोरम बिकेम अ लीडर्स समिट इन 2008। जैसे मैंने बताया इससे पहले जो है सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स मिलते थे, बट यहाँ पे क्या हुआ, ये एक लीडर्स समिट भी बन गई, जो लीडर्स थे वो भी यहाँ पर आ गए। तो लीडर्स यानी कि हमारे हेड ऑफ स्टेट, हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है ये आप बताइए कमेंट करके कि हु इज आर हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि हमारे दो होते हैं, देखो प्रेसिडेंट का जो है सील यूज किया जाता है हर जगह, बट जो फंक्शन करते हैं वो कौन करता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर विद द एड एंड एडवाइस ऑफ, उनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है। सो बेसिकली हम शेरपा ट्रैक की बात कर रहे हैं। शेरपा चाहे वर्ड बहुत सुना सुना, ये आता कहाँ से है? हम कभी जो माउंटेनियर्स होते हैं जो पहाड़ चढ़ते हैं उनको जो असिस्ट करते हैं, तो बेसिकली एक मेटाफर है जो उसी माउंटेनियरिंग डोमेन से आता है। यहाँ शेरपा जो है दे डू दिस हैवी लिफ्टिंग। हमने देखा ना जब हम पहाड़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम नॉर्मल कहीं घूमने जाते हैं तो देयर इज अ टूरिस्ट गाइड, राइट? सिमिलरली व्हेन यू गो टू माउंटेन देन देयर इज अ गाइड नो हु गाइड्स यू, जो वहाँ रहते हैं उनको पता है कि आपको किस तरीके से, उनको ये भी पता होता है ना किस पहाड़ पे आपको किस तरीके से मुश्किल आ सकती है, कहाँ आपको एक वक्त के बाद रुक जाना चाहिए। सो दोज आर दी शेरपास, बेसिकली दे गाइड दीज माउंटेनियर्स टू क्लाइम दी माउंटेन्स एंड डू दी हैवी लिफ्टिंग एंड ऑल दैट थिंग्स। तो वो उन्हें हम शेरपा बोलते हैं, वहीं से ये वर्ड आया है। अब ये जो शेरपा है शेरपा ट्रैक में कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट। सो ये करते हैं हमारे हेड ऑफ स्टेट या जो भी हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, जैसे हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, हमारे PM है ना। एंड ये किस पे फोकस करेंगे, देखो मॉनेटरी इश्यूज तो सारे यहाँ हो गए, तो ये फोकस करते हैं हमारे सोशो इकोनॉमिक इश्यूज पे, सच एज एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, डिजिटल इकोनॉमी, जैसे अभी UPI है हमारा, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इस सब पे हमारे फोकस करते हैं। और ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है कौन, हमारी जो हेड ऑफ स्टेट है, हमारी जो प्रेसिडेंट है, PM है, इन्हीं को शेरपा के नाम से जाना जाता है। तीसरे आगे हमारे इंगेजमेंट ग्रुप्स, ये कौन है, हमारे जो ड्राफ्ट करते हैं रिकमेंडेशन फॉर G20 लीडर्स डेट कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अब ये सिविल ग्रुप्स होते हैं हमारे, इनका क्या काम है कि अब जब G20 समिट का कंप्लीट हो जाएगी हमारी, तो ना एक ड्राफ्ट निकलेगा कि भाई ये वाले जो मेजर डिसीजंस हैं ये हमारे समिट में लिए गए हैं। तो ये जो इंगेजमेंट ग्रुप्स हैं क्या करते हैं, यही रिकमेंडेशन, क्योंकि इनको पता होता है ग्राउंड रूट लेवल से क्या दिक्कतें हैं, फिर ये हेड ऑफ द स्टेट वही डिस्कस करेंगे, ये लोग तो जाके खुद देख नहीं सकते। तो ये ही जो है वो रिकमेंडेशन भी जो है क्या करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, एंड दे contribute to this policy making process. I hope this is clear. Now moving on to article number 2, which is related to the environmental issues. If we talk about environmental issues, so number 1 is how invasive species are costing global economy billions annually. So इन्वेसिव स्पीशीज की यहाँ बात हो रही है। इन्वेसिव स्पीशीज अगर हम सिंपल टर्म्स में देखें क्या होते हैं, मान लो यू लिव इन एन एरिया, ठीक है, यहाँ पे जो है अगर हम मानते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी अच्छी सी हमारी जो है खेती होती है, ठीक है, वी हैव दिस राइस फील्ड ओवर हेयर,
ठीक है, तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, राइस है यहाँ पे चारों तरफ, राइट, राइस की क्रॉप कुछ कुछ ऐसी दिखती है, तो राइस है हमारे चारों तरफ इस तरीके से, यही एक्सपेक्ट करेंगे। यहाँ हमारे व्हीट है इस तरीके से, लेकिन अगर हम देख लें कि चारों तरफ यहाँ कुछ ग्रास उगाई है, ठीक है, तो ये उसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है, पर वो उग गई है ना, इन्वेड कर रही है हमारे इस एरिया को, इनक्रोच कर रही है हमारे इस एरिया को। उसी तरीके के इनवेसिव स्पीशीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर जगह को बिलोंग नहीं करते। अब हो सकता है ना कि हम जो न्यूट्रिएंट्स इस राइस को प्रोवाइड कर रहे हैं वो ये ग्रास भी ले रही है, और जो इतने राइस को चाहिए उनसे ज़्यादा ले रही है, तो हमारी जो राइस की क्रॉप होगी वो तो ख़राब हो जाएगी ना। तो इन्हीं को इन्वेसिव स्पीशीज़ बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर एरिया में आके जो दूसरे लोग जो जहाँ जिसको बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ राइस है हमारे, इनको बिलोंग करते हैं, तो इनके भी न्यूट्रिएंट्स लेके हमारी क्रॉप भी खराब कर रहे हैं। अब देखो सिर्फ क्रॉप खराब होने से कितना फर्क पड़ेगा, ये सिर्फ क्रॉप मैंने ऐसे बोल दिया है, बट कितना फर्क पड़ेगा देखो। पहली बात तो फूड हमारे जो है उसकी डिमांड का उसकी सॉरी सप्लाई कम हो जाएगी, राइट, और जो फार्मर्स होंगे उनकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। अब इससे क्या है, इनके इससे तो भाई हर चीज़ पे फर्क पड़ेगा ना, उनकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ है, तो ये ह्यूमंस के लिए भी देखो कैसे ये इनडायरेक्टली ह्यूमंस को जो है इम्पैक्ट करते हैं। सो दिस इज व्हाई दीज इन्वेसिव स्पीशीज आर कॉस्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी बिलियंस एनुअली, क्योंकि बहुत फसल जो है खराब करते हैं, बहुत ज़्यादा इसके एडवर्स इम्पैक्ट होते हैं। चलिए देखते हैं किस किस की बात की गई है यहाँ पे। सो फिशिंग ग्राउंड्स की नंबर 1 बात की जा रही है, दे आर चोक्ड बाय वाटर हायासिंथ, एंड इफ आई विल शो यू वाटर हायासिंथ they somehow look like this। ये जो आपको फूल दिख रहा है ना, दिस इज वाटर हायासिंथ। अब यूजुअली वी कंसिडर देम प्रिटी फ्लावर्स, राइट, but they are very dangerous for a particular crop, for a particular region, because they invade that region and consume the nutrients and then impact the environment as well as the crop adversely। सो ये वाटर हायासिंथ था हमारा। तो फिशिंग ग्राउंड्स, अब जो हमारे फिशिंग ग्राउंड्स होते हैं जहाँ फिश हैं, सपोज दिस इज फिशिंग ग्राउंड, यहाँ पे फिश, अब चारों तरफ जो है हमारे वाटर हायासिंथ आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई जो न्यूट्रिएंट्स होंगे आधे से ज़्यादा तो ये भी कंज्यूम कर लेंगे, देन हमारी जो फिश हैं ये इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनको इनफ न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, दे मे डाई। एंड इससे क्या होगा कि जो हमारी पूरी फिशिंग इकोनॉमी जो है, जो लोग इसी पे, जिनका हमने देखा है ना कि एक तो हमारी चलो डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री सेपरेट है, लेकिन हमारे बहुत से लोग हैं मछुआरे जो होते हैं, पूरी उनका तो भाई जीवन पूरा लाइवलीहुड उस पर डिपेंड करता है। व्हाट इफ द फिश विल डाई, तो इससे उनको भी इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना, उनकी जो अर्निंग है, उनकी जो इनकम है, उन पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखो ये किस तरीके से ये इन्वेसिव स्पीशीज डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स को जो है अफेक्ट करते हैं। सो जो हमारे फिशिंग ग्राउंड्स हैं, दे आर चोक्ड बाय वाटर हायासिंथ्स। सॉन्ग, ये हमें कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, सॉन्ग बर्ड एग्स गॉबल्ड अप बाय रेट्स, ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। एंड थर्ड इज जो हमारे पावर प्लांट पाइप्स होते हैं, दे आर क्लॉग्ड बाय जेब्रा म्यूसिल्स। एंड देन जो हमारे इलेक्ट्रिक लाइन्स होते हैं, दे आर डोन्ड बाय, दीज आर कॉल्ड ब्राउन ट्री स्नेक्स। एक ब्राउन ट्री स्नेक्स होते हैं, तो दे यूजुअली लिव अराउंड द ट्री, ऑन द ट्री। सो जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं, दे आर अफेक्टिंग दोस्त। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी आ सकता है। फिशिंग ग्राउंड के आगे लिख दिया वाटर हायासिंथ, सॉन्ग बर्ड एग्स के आगे लिख दिया रेड्स, पावर प्लांट पाइप्स के आगे लिख दिया जेब्रा म्यूजिल्स, विच पेयर इज करेक्ट, ओनली वन, ओनली टू, ऑल ऑफ दी अबव। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी, दे आर जस्ट, ये तो बस फ्यू एग्जाम्पल्स हैं हाउ द इन्वेसिव स्पीशीज जो होते हैं केओस मचाते हैं, हु स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड हैज सीन इकोनॉमिक डैमेजेस। तो इकोनॉमिक डैमेजेस तो हम देख रहे हैं ना, होते हैं, पूरी इंडस्ट्री को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं ये। एंड दे हैव बीन डूइंग दिस सिंस 1970, तो ये अभी से नहीं कर रहे, 1970 से इनका ये चल ही रहा है। सो 1970 से इसको इम्पैक्ट कर देते हैं। अब ग्लोबल इम्पैक्ट्स की यहाँ पे बात की गई है, तो कुछ 3500 हार्मफुल इन्वेसिव स्पीशीज हैं, एंड जिनकी इकोनॉमिक कॉस्ट किस तरह, कितना वो अगर अगर वो क्या मचा केओस मचाने पर आए तो कितना कर सकते हैं, दे कैन कॉस्ट अराउंड $423 बिलियन एवरी ईयर। तो इतना जो है वो हमारी चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं। ये उनका जो केओस है, ये उसका कॉस्ट है कि हाउ मच दे कैन बी केओटिक एंड कॉस्टली एज वेल।
और ये जो एलियन इन्वेडर्स हैं, हमारी जो एलियन स्पीशीज हैं, यही एक की रोल, वन ऑफ द की रोल इज प्लेड बाय दैम इन द डिसअपियरेंस एंड एक्सटिंक्शंस ऑफ रिकॉर्डेड प्लांट्स एंड एनिमल। तो अगर हम बात करें तो 60% एनिमल प्लांट्स और एक्सटेंशन जो हैं वो इन्हीं एलियन इन्वेडर्स की वजह से जो है हमारा होता है। एंड दीज, अच्छा दिस इज इम्पॉर्टेंट, जो वार्म टेम्परेचर होते हैं, सो वी ऑल नो दैट this climate change happening, ठीक है, this global warming, the temperature is increasing, we experience extreme temperatures now, है ना, कि स्पेसिफिकली अगर हम गर्मी की ही बात करें तो एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी जो है पड़ने लगी है। तो इससे क्या है कि जो हमारा जो टेम्परेचर है, बिकॉज दीज ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं हमारी, ये इन्वायरमेंट में बढ़ती जा रही है, और उसके बहुत सारे जो है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस हैं, जैसे हमने देखा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स वगैरह, ये हमारे रीजंस होते हैं। तो किस तरीके से ये जो है पूरे हमारे इन्वायरमेंट को इम्पेक्ट कर रहा है। तो ये जो वार्मर टेम्परेचर, जो हमारे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है अंडर क्लाइमेट चेंज, दे आर एक्सपेक्टेड टू फर्दर ड्राइव द एक्सपेंशन। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ये जो टेम्परेचर है, द वार्म टेम्परेचर प्रमोट्स देयर ग्रोथ, ठीक है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर वार्म होता जाता है, ये क्या करते हैं, ये जो एक्सपेंड होते जाते हैं हमारे इन्वेसिव स्पीशीज जो है ना। So warmer temperature, if we conclude that warmer temperature is somehow conducive for them या for their expansion, अगर इस तरीके से कभी याद रखना हो कि cooler temperature और warmer temperature, so then it is this warmer temperature. Now moving towards, यहाँ पे definition आपको दी गई है, what are invasive species, कि invasive species हमारे होते क्या हैं। ये वो plants और animals हैं, ये अभी हमने देखा ना कि brown tree snake animal है, water hyacinth plant है, तो वो plants और animals हैं which are often moved around by human activity, एंड ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से इधर उधर जो है थोड़े से एक्सपेंड होते जा रहे हैं। दे हैव दीज डेलेटीरियस और एडवर्स इफेक्ट, दीज रेंज फ्रॉम आउट कम्पीटिंग नेटिव वाइल्ड लाइफ। अब फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे राइस की बात की थी ना, कि किस तरीके से राइस की क्रॉप है, वो तो मैंने आपको हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल समझाया था, पर उससे आप समझ सकते हो कि जो नेटिव प्लांट्स हैं हमारे, उनको भी आउट कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट जब यही कंज्यूम कर लेंगे तो हमारी क्रॉप क्या होगी, खराब हो जाएगी। तो ये इसी तरीके से कॉम्पिटिशन करते हैं, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट जो है ये कंज्यूम कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करेंगे, क्यों, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज करने के लिए हम उसी राइस फील्ड, अगर राइस फील्ड यहाँ पर होगा तो दिस इज आवर राइस फील्ड, ये वाला था हमारा राइस फील्ड जस्ट अ मिनट। तो ये था ना हमारा राइस फील्ड। तो अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कैसे होगा, देखो जब ये स्पीशीज आए हैं तो ये जो सॉइल है हमारी, जिस मिट्टी पर जो है ये राइस उगाए गए हैं, उसको भी खराब करेंगे, उसको भी खराब करेंगे। तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जाएगी फार्मर को उस सॉइल को वापस न्यूट्रिशियस बनाने के लिए। तो एक रीजन ये भी है कि डैमेज करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। थ्रेटनिंग ह्यूमन हेल्थ के लिए तो थ्रेटनिंग है ही ये, क्योंकि इस तरीके के जब स्पीशीज आएंगे, वैसे भी ये ह्यूमन बींग्स को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं, ये हमने देख लिया है, और उनके लाइवलीहुड को भी इम्पैक्ट करते हैं। दिस वी हैव आल्सो सीन थ्रू एग्जांपल्स, वेरियस एग्जांपल्स, कि कैसे इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो इम्पैक्ट्स हैं ऑफन जो है ना वो बहुत धीरे धीरे दिखते हैं हमें, जैसे एकदम से बोलते हैं ना स्लो पॉइजन बोलो, जैसे धीरे धीरे से हमें तब इम्पैक्ट इनके दिखने होते हैं, इमीडिएट नहीं दिखते हैं, ऐसे इमीडिएट इनका कोई वो नहीं दिखता है, बट धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ये खतरनाक बन जाते हैं। दे कैन बी ए कैटास्ट्रॉफ व्हेन दे डू द डेडली। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया गया है कि जो हवाई में जो वाइल्ड फायर्स हुए थे लास्ट मंथ, वो वो इसी फ्लेमेबल इन्वेसिव ग्रास की वजह से हुए थे। और फॉर एग्जांपल कुछ इन्वेसिव मस्किटो स्पीशीज भी हैं जो जायका, वेस्ट नाइल, डेंगू, मलेरिया जैसी डिजीज भी फैलाते हैं। अब इनको इरेडिकेट, इनको जो है ख़त्म कैसे, जो है निकाला किस तरीके से जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3/4 जो नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं फ्रॉम इन्वेसिव स्पीशीज वो लैंड पे होते हैं, स्पेशली फॉरेस्ट में, वुडलैंड्स में, फार्म्ड एरियाज में। तो 3/4 जो होता है लगभग जो है हमारा लैंड को इम्पैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फील्ड्स हो गए, हमारी जो लैंड वाली क्रॉप्स हैं उनको इम्पैक्ट करेंगे। जो इन्वेसिव्स जो होते हैं बहुत तरीके से आते हैं, या तो माइक्रोब्स के फॉर्म में, इन्वर्टिब्रेट्स के फॉर्म में, प्लांट्स के फॉर्म में, एनिमल्स के फॉर्म में, और सबसे ज़्यादा हमारा जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करते हैं। ये तो देख लिया कि ये इस तरीके से आते हैं और हमें इम्पैक्ट
करते हैं। एक बार आने पे इनसे टू गेट रिड ऑफ दैम इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इस ऐसा कोई टारगेटेड एरिया नहीं होता है कि वहाँ पर ये एकदम से एक जगह आ जाएंगे, जगह जगह भी देखने को ये मिल जाते हैं। सो गेटिंग रिड ऑफ दैम इज डिफिकल्ट। बहुत से जो स्मॉल आइलैंड्स हैं उन्हें मिली है सक्सेस इससे पाने में। कैसे? इन इरेडिकेटिंग इन्वेजिव रेड्स और रैबिट्स को उन्होंने इरेडिकेट किया है। कैसे? ट्रैपिंग्स, पहली बात तो चूहों को आप इजीली ठीक है पकड़ भी सकते हो, तो उसी ट्रैपिंग्स एंड फिर दे बाय गिविंग देम पॉइजन। तो पॉइजनिंग और ट्रैपिंग जो है एनिमल्स को तो आप ये कर लोगे, लेकिन प्लांट्स के लिए थोड़ा सा जो है डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आसपास आपकी जो है और भी क्रॉप्स होती है, इसलिए बोला गया है कि गेटिंग रिड ऑफ दैम इज बिट डिफिकल्ट। एंड इफ वी टॉक अबाउट जो लार्जर पॉपुलेशन है जो दैट इज क्विक टू रिप्रोड्यूस, जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बढ़ती जाती है, इट कैन बी ट्रिकी। ये हम प्लांट्स के केस में कंसिडर कर सकते हैं। एंड जो इन्वेसिव प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, जो प्लांट्स की ही मैंने बोला ना, मैंने यहाँ पे बात की कि इनके लिए ईजी नहीं है प्लांट्स को निकालना, तो एक जगह आए और अपने सीड जो है इसी तरीके से आसपास के एरिया में, एंड दी सीड कैन लाई डोरमेंट ओवर दियर फॉर ईयर्स, एंड फिर वहाँ वो क्या कर सकते हैं, ग्रो करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो प्रिवेंशन मेथड्स किस तरीके से और लिए जा सकते हैं, थ्रू सिक्योरिंग दिस बायो सिक्योरिटी एंड इम्पोर्ट कंट्रोल्स, जिसके लिए हमारी बहुत सारी ट्रीटीज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉक अबाउट दिस नगोया प्रोटोकॉल, इट इज़ रिलेटेड टू बायो सेफ्टी। तो नगोया प्रोटोकॉल है हमारा जो CBD के अंडर हुआ था, इट इज़ रिलेटेड टू बायो सेफ्टी। और ये जो दो चीज़ हैं हमारी, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती हैं। तो आई होप आपको समझ आए दोनों आर्टिकल, यही हमारे दोनों आज के सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल थे। G20 इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि इंडिया में हो रहा है, अदरवाइज इट वाज जस्ट द फंक्शनिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग इस तरीके से पूछी नहीं जाती है, बट सिंस द समिट इज हैपनिंग इन इंडिया इट मे बी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए मूविंग ऑन टू द आवर लास्ट आर्टिकल, इट इज़ अबाउट द फ्लेक्स फ्यूल। तो ये टोयोटा का कोई फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप आया है, वो किस तरीके से वर्क करेगा और व्हाट आर द एडवांटेजेस। तो हमारे लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फ्लेक्स फ्यूल क्या होते हैं। सो वील बी लर्निंग अबाउट दी फ्लेक्स फ्यूल्स। सो व्हाट इज दिस फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी? सी वी नो CNG हमें पता है, ठीक है, आजकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ गए हैं, उससे पहले हमारा जो था पेट्रोल था, डीजल था, इस तरीके से चलती है ना हमारी कार्स। जो हमारी ऑटोमोबाइल सेक्टर है, तो हमारी जो कार्स होती हैं, तो हमारी पेट्रोल की कार है, हमारी CNG की कार है। इसको लाया गया था कि जो एमिशंस होता है पेट्रोल और डीजल वाली से, तो उसको जो है इन्वायरमेंट पे जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, हाँ, जो कार्बन रिलीज करते हैं ये, तो उससे जो है हमारा एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं। देन दिस CNG वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट इज़ अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी। बट अब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी, बिकॉज हम एक ही उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं बहुत टाइम तक, तो नई टेक्नोलॉजी आ रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आर फ्लैक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। एंड बिफोर दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस बायोफ्यूल्स आर बीइंग ऑल्सो कंसिडर्ड। तो वी हैव दिस नेशनल पॉलिसी इन बायोफ्यूल्स ऑल्सो, एंड वर्ल्ड बायोफ्यूल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 12 अगस्त। तो वहाँ पर जो है सारी ये चीज़ बायोफ्यूल्स को जो है प्रमोट किया जाता है कि हम जो है अपने इंजन्स जो हैं हमारे इंटरनल कंबशन इंजन्स, उनमें जो है बायोफ्यूल्स का जो है इस्तेमाल करें। बायोफ्यूल्स होते हैं बेसिकली हमारे क्रॉप्स वगैरह से बनते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, ये भी हमारे 4-5 कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी आई थी हमारी, तो वो क्या थी हमारी, वो हमारी जो वेस्ट क्रॉप्स थी, शुगर केन, रॉटन पोटैटोज, इस सब से बनता था। अब तो हमारी जो है 4th जनरेशन तक ये पहुंच गए हैं, जहाँ पे हमारा जो एक क्लीन ये जो हमारा वेस्ट वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको यूज़ किया जा सके। और फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल टिपिकली हैज़ एन, इनका जो है एक इंटरनल कंबशन इंजन होता है, बट अनलाइक अ रेगुलर पेट्रोल व्हीकल, यहाँ पे पेट्रोल व्हीकल की बात हो रही है, इट कैन रन ऑन मोर देन वन टाइप ऑफ फ्यूल और अ मिक्सचर ऑफ फ्यूल। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था, या तो CNG होता है, या पेट्रोल होता है, या डीजल होता है, बट यहाँ पे क्या होता है, इट कैन, मतलब जो फ्लैक्स फ्यूल इंजन्स होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेट्रोल डालो डीजल डालो, ये या तो एक ही फ्यूल पे कर सकते हो, या तो एक ही फ्यूल डाल लो, या फिर मिक्सचर ऑफ फ्यूल्स भी डाल सकते हो, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वर्जन इज यूजेस ब्लेंड ऑफ पेट्रोल एंड इथेनॉल। या तो ऐसा नहीं है कि पेट्रोल और डीजल आपने एक साथ डाल दी, जो ब्लेंड, एक पर्टिकुलर ब्लेंड आपको चाहिए उसके लिए, या तो पेट्रोल के साथ आप इथेनॉल यूज कर सकते हो, एंड इथेनॉल इज ऑल्सो अ दिस बायोफ्यूल। एंड इफ वी टॉक अबाउट
ये फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स जो होते हैं दे कैन रन ऑन ब्लेंड्स ऑफ इथेनॉल बट आर फार हायर देन द करंट फार हायर देन द करंट स्टैंडर्ड 20% मिक्स। तो अच्छा एक हमें ये भी है कि हमें स्टैंडर्ड जो मिक्सचर चाहिए अभी अभी की जो बात कर रहे हैं हम, एट प्रेजेंट द सिनेरियो इज वी नीड अ 20% मिक्स, बट ये वाले जो फ्लेक्स फ्यूल हैं ये इससे भी ज़्यादा के मिक्सचर पे जो है रन कर सकते हैं। सो एक तरीके से एडवांटेजियस है ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें ये, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन द अदर नेशंस फॉर दिस ऑयल टेक्नोलॉजी फॉर पेट्रोल एंड diesel. Now we talk about what are the pros and cons of this flex fuel technology. तो जो हमारी इथेनॉल ब्लेंडिंग है, इथेनॉल इज आर बायोफ्यूल, इट शार्पली लोवर्स पॉल्यूटेंट सच एज कार्बन मोनोक्साइड, सल्फर, कार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये देखो सारी जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं इनका जो एमिशन है उसको कम करेगा, तो ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, तो इंडिया के जो टारगेट्स हैं स्पेसिफिकली कमिटेड टू अदर ट्रीटीज, इंटरनेशनल ट्रीटीज, वहाँ पे इंडिया विल बी हैविंग अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन दैट वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग दी ग्लोबल वार्मिंग इन very positive sense. And this blending will also cut oil import, और सबसे ज़्यादा का हमारी जो इकोनॉमी है उस पर भी असर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम बहुत 80% लगभग हमारा जो ऑयल है वो इम्पोर्ट ही होता है, स्पेसिफिकली दिस पेट्रोल डीजल जो है हमारा। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं उस पर भी जब कट होगा, इम्पोर्ट कट होंगे तो जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा पैसा इम्पोर्ट करने पे खर्च हो रहा है वो भी कम हो जाएगा, तो इकोनॉमी हमारी अच्छी रहेगी। बट ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार्स हैं टिपिकली टेक्स अ 4 to 8% हिट ऑन फ्यूल एफिशिएंसी व्हेन यूजिंग इथेनॉल फॉर मोटिव पावर। तो फ्यूल एफिशिएंसी की यहाँ सारी बात आ जाती है। यूजुअली हम क्या बात करते हैं कि when we talk about this mileage and all, कि इतने 1 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर चल गई, आई डोंट नो इफ माइलेज इज़ द करेक्ट वर्ड, एंड 2 लीटर पेट्रोल में इतने किलोमीटर चल गई। तो वो क्या है, फ्यूल एफिशिएंसी की हम बात करते हैं कि कितनी देर हमारी वो जो चल रही है। पर यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये 4 to 8% हिट है, बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी की ही यहाँ पर दिक्कत है जब इथेनॉल को यूज़ किया जाता है। इथेनॉल की यहाँ पर बात हो रही है जब इथेनॉल को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। सो while fuel economy is generally lower with increased level of ethanols, तो जो हमारी फ्यूल इकोनॉमी है इट इज़ लोअर विद दिस इंक्रीज लेवल ऑफ इथेनॉल। पर बहुत से जो फ्लेक्स फ्यूल्स हैं दे हैव इम्प्रूव्ड एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस when generating when operating on higher ethanol blends। तो इसमें जो है जो हमारे बहुत से फ्लेक्स फ्यूल इंजन है दे में हैव दिस इम्प्रूव्ड एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस, जब वो हायर इथेनॉल ब्लेंड पे जो है परफॉर्म कर सकते हैं, हायर इथेनॉल ब्लेंड पे जो है ऑपरेट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ क्या है कि जो सोर्स क्रॉप है, इथेनॉल बनता है हमारे शुगर केन से, और शुगर केन है हमारी वाटर इंटेंसिव क्रॉप, और वाटर इंटेंसिव क्रॉप को चाहिए बहुत सारा पानी, बहुत सारा इरिगेशन, एंड वी नो दैट वाटर is a finite source, it is decreasing day by day, it is depleting the water reservoirs में हमारा पानी कम हो रहा है। इस बार तो एल नीनो के इफेक्ट से बारिश भी बहुत कम हुई है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी कि वाटर इंटेंसिव क्रॉप की जगह हम जो है जो वाटर सिक्योर क्रॉप्स हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, फॉर एग्जाम्पल पल्सेस, मिलेट्स, हम उन सबको ग्रो करें। हम नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, थिंक टैंक है नीति आयोग हमारे इंडिया का, मोर देन 90% ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, और देखो ना शुगर केन इंटेंसिव क्रॉप है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, 90% से ज़्यादा शुगर केन जो है इथेनॉल जो है वो किससे, हमारे शुगर केन से बन रहा है। और शुगर केन का सिर्फ लिमिटेड सोर्स ये नहीं कि इथेनॉल, जो हमारे कुछ स्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल यूपी, महाराष्ट्र, यहाँ पे पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट क्रॉप भी है, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जो हमारी नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, जैसे मैंने अभी बताया था, इट इनवाइसाज 2025 टारगेट ऑफ 20% ब्लेंडिंग, कि ये जो प्लान जो अभी स्टैंडर्ड मैंने बोला था कि 20% ब्लेंडिंग होनी चाहिए पेट्रोल में इथेनॉल की, तो ये 20, और ये टारगेट हमारा टारगेट ईयर है 2025, पहले 2030 था, पर अब इसे चेंज करके 5 साल पहले 2025 कर दिया गया। अब यहाँ पे हमें सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया गया है ब्राज़ील का। तो जो ब्राज़ील है कंट्री, वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं ऑन द डिग्री ऑफ मिक्स डिपेंडिंग ऑन क्रूड प्राइसेस वेरिंग इट व्हेन एनर्जी प्राइसेस लाइक। तो उन्होंने यूक्रेन के बाद क्या किया था कि जो डिग्री था, द डिग्री ऑफ द मिक्स, मतलब ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की डिग्री थी इसको जो है बढ़ा दिया था। और ब्राज़ील में जो है नियरली जो सारी कार्स हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू बी एबल टू हैंडल
फ्यूल ब्लेंड कि वो इस तरीके से ही कार डिज़ाइन की जाती है कि वो फ्यूल ब्लेंड्स को हैंडल कर सकते हैं, जिसमें मिनिमम 22% जो है इथेनॉल होना चाहिए, एंड ऑलमोस्ट नो लाइट व्हीकल इन ब्राज़ील रन्स ऑन प्योर पेट्रोल। तो ब्राज़ील की यहाँ पे बात हो रही है कि वो कहीं ना कहीं इथेनॉल ब्लेंड पे ही चलते हैं, कोई भी ऐसा लाइट व्हीकल नहीं है जो प्योरली किसी पर्टिकुलर और फ्यूल पे, पेट्रोल डीजल पे चल रहा है। और गवर्नमेंट सब्सिडी भी वहाँ दी जाती है इस प्राइस गैप को नैरो करने के लिए और हायर इथेनॉल ब्लेंड्स को प्रमोट करने के लिए। तो इसको भी जो है इंडिया कंसिडर कर सकता है द गवर्नमेंट सब्सिडी, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। जब कॉस्टिंग ज़्यादा आती है तो यूजुअली कॉमन पीपल कांट अफोर्ड इट। ब्लेंडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं? जो इथेनॉल मिक्स है पेट्रोल का, पेट्रोल में इंडिया का वो 1.53% था 2013 में, बट 2023 की बात करें तो वो लगभग 10 टाइम्स हो गया, दैट इज़ 11.5%। और जिसकी वजह से हमारा जो ऑयल इम्पोर्ट बिल था, वी ऑब्जर्व्ड अ कट इन इट। एंड टू ओवरकम, हम चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो लोअर फ्यूल एफिशिएंसी है फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स की, जिसकी अभी हमने बात की थी, इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस, जिनके साथ एडवांटेज रहेगा कि जिसमें एक फ्लैक्स फ्यूल इंजन भी रहेगा और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी रहेगी। एंड आई होप ये चीज़ें आपको सारी क्लियर हो गई हैं। 3 आर्टिकल हमारे इंपॉर्टेंट थे। अगेन द सेशन वाज लॉन्ग, बट आई गेस वर्ड टू वर्ड आपको सब कुछ समझ आया होगा। एंड प्लीज़ एक बार देखने के बाद वीडियो लाइक भी कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच।